हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो हमने जो टेस्ट सीरीज कल कर रहे थे पीसीएस के लिए और आईएएस के लिए, उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का, राज्यसभा के उपसभापति का और लोकसभा उपाध्यक्ष का। तो चारों का ही दिया जाता है ये। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो आपको मैं बता दूं, अ, चारों की ही लगती हैं। मैं दिखा देता हूं आपको मैप पर। ये देखिए, ये म्यांमार है आपका, ये मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इनकी लगी हुई है म्यांमार से। नेक्स्ट है आपका, यदि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो इसके प्रभाव के फलस्वरूप क्या होता है? निर्यात में वृद्धि होगी। निम्नलिखित दो तथ्य दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा सही है। विधि आयोग संवैधानिक निकाय है, तो ये बिल्कुल गलत है। संवैधानिक निकाय नहीं है ये विधि आयोग। और दूसरा स्टेटमेंट है, विधि आयोग की अनुशंसाएं भारत सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो ये कानूनी निकाय है और ये बाध्यकारी नहीं होती है इनकी अनुशंसाएं भारत सरकार पर। भारतीय वस्त्र उद्योग के परिदृश्य के संबंध में सत्य कथनों का समूह कौन सा है, ये बताना है आपको। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ये बिल्कुल सही है। इसका देश के निर्यात में लगभग 10% योगदान है, ये बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, तो इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस वजह से जान लेना थोड़ा सा जरूरी है इसको। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों में से सही का चयन करें। तो सही क्या है? दोनों विधेयकों में से किसी के भी लोकसभा में गिर जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि ये लोकसभा में एक तरह से, यदि लोकसभा में कोई विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि मेजॉरिटी में नहीं है सरकार, तो उसे क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किन किन सभाओं के सदस्यों से निर्मित होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा के समस्त सदस्य, तो ये मैं आपको बता दूं, समस्त सदस्य नहीं होते हैं। इनमें से जो जो होते हैं वो देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के समस्त निर्वाचित सदस्य होते हैं और आपके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और इसमें विधानसभा एवं विधान परिषद के समस्त सदस्य नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। और विधान परिषद के तो होते ही नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो इनमें से होते कौन कौन से हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जितने भी हैं वो होंगे, जैसे मनोनीत सदस्य होंगे वो नहीं होंगे। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, केवल मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, विधान परिषद के नहीं होंगे। तो ये ध्यान में रखना है। निम्न में से किन्हें उनके पद से केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को तो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय को, उपराष्ट्रपति जी को महान अभियोग द्वारा हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधारण विधेयक लाके राज्यसभा में अगर लाया जाता है इनके विरुद्ध, तो इन्हें आराम से उठाया हटाया जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। तो इनमें से केवल उपराष्ट्रपति जी को नहीं हटाया जाता, साधारण विधेयक से हटाया जाता है, साधारण मेजोरिटी से। तो ये ध्यान में रखना है। तो कथन दिए गए हैं, सत्य बताना है कौन सा है। पहला है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। भारत का न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता लोकसभा का सदस्य बनने के अनुकूल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता राज्यसभा का सदस्य बनने के अनुकूल होनी चाहिए, ये भी सही है। इन दोनों पदों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अक्सर सिंपल भी हैं ये, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ध्यान से उतर जाती हैं चीज़ें, तो इनको रिवीजन करने लेना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस संकेतक प्रतिवर्ष कौन जारी करता है, बताइए आप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, न्यू डेवलपमेंट या विश्व बैंक? तो इसका आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक जारी करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ही ये दूसरा क्वेश्चन है,
ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की दृष्टि से भारत का स्थान काफ़ी नीचे है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसके मुख्य कारण हैं, ये तीनों ही सही हैं, तो बता देते हैं कौन-कौन सा है। निर्माण संबंधी अनुमति में विलंब, विद्युत प्राप्त करने की कठिनाई, संपत्तियों के पंजीयन में जटिलता। यानी पंजीकरण होने में क्या होता है, यहाँ पर जटिलता है, काफ़ी लाल फीताशाही जैसी स्थिति है। और विद्युत की स्थिति भी एक तरह से कठिनाई से गुजर रही है, विद्युत 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बिजनेस स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और निर्माण संबंधी अनुमति में विलंब, जैसे कि मान लीजिए किसी की ज़मीन लेनी है तो उस वहाँ पर आंदोलन शुरू हो जाते हैं, तो उससे संबंधित चुनौतियाँ भी हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सरकार की किन योजनाओं या योजनाओं के बदलते हुए भारत की तस्वीर के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है? स्टार्टअप इंडिया बिल्कुल सही है, डिजिटल इंडिया ये भी सही है, मेक इन इंडिया ये तो बिल्कुल सही है, उज्ज्वला योजना। तो इनमें से जो सही है एक तरह से, तो वो आपका 1, 2, 3 है। उज्ज्वला योजना जो है पहले भी लागू हो चुकी थी, लेकिन बदलते हुए भारत की तस्वीर एक तरह से बयां जो करती है वो ये स्टार्टअप, डिजिटल और मेक इन। क्योंकि उज्ज्वला तो एक तरह से गरीबों से संबंधित है, तो ये इसमें नहीं होगा इन आंसर के अनुसार। विधि आयोग के संबंध में गलत कथनों को पहचानना है, गलत कथन को, तो सही कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। इसका गठन कैबिनेट के आदेश से हुआ है, बिल्कुल सही है। यह मूलतः एक सलाहकारी संस्था है, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य कानूनों में सुधार करना है, ये भी सही है। जो गलत है वो कौन सा है, पहली बार इसका गठन सन 1935 की भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो ये गलत है। जनजातियों के लिए चलाई जाने वाली वन बंधु योजना किस मंत्रालय के अधीन है? ये आपकी जनजातीय मंत्रालयों के अधीन है। वन बंधु योजना, कंफ्यूज नहीं होना है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नहीं लगा के आना है, ये ध्यान में रखना है। इसका वन बंधु एवं कल्याण योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीति बिक्री के सिद्धांत के अंतर्गत विनिवेश करने का उद्देश्य होता है प्रबंधकीय सुधार करना। यानी विनिवेश कर दिया जाएगा तो प्रबंधकीय सुधार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइवेट कंपनियां आती हैं तो वो क्या करते हैं, प्रबंधन में एक तरह से कुशलतापूर्वक लोगों को रखती हैं और उनको एक तरह से इम्प्लीमेंट करती हैं अच्छे से, जिससे जो उपक्रम है उसकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से प्रबंधकीय सुधार करना हो जाता है इसका आंसर। राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डायरेक्ट देख लेते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्रियों, प्रमाण पत्रों एवं पुरस्कारों को डिजिटल आधार पर संग्रहित करना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए किस तरह की संस्था है? ये एक सांविधिक संस्था है, ये ध्यान में रखना है। उनमें से किस विषय से संबंधित विधेयक धन विधेयक का अंग होगा? करों की वसूली से संबंधित, संचित कोष से धन निकालना या सरकार द्वारा जुर्माना लगाना। तो इसका आंसर जो है करों की वसूली से संबंधित हो, चाहे संचित कोष से धन निकालना हो, यानी ये जो भारत की संचित निधि है उससे धन निकालना भी हो, वो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जुर्माना लगाना जो होता है वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मूल्य कमी भुगतान। इंपोर्टेंट टर्म्स है ये इकोनॉमिक्स का। व्यवस्था का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है कृषि उत्पादों के विक्रय मूल्य से। मूल्य कमी भुगतान का संबंध किससे है? कृषि उत्पादों के विक्रय मूल्य से। भारत निम्न में से किस उद्योग का एक बड़ा केंद्र बन सकता है? रत्न एवं आभूषण उद्योग का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं या पुरानी टेस्ट सीरीज नहीं देखी हैं तो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और जिन्हें आईएएस की तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए उससे संबंधित वीडियो देखने हैं तो वो भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब के बटन पर आप दबा दें, जिससे आपको वीडियो निरंतर प्राप्त होते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी आपके पास। और ज़्यादा जो हमारे पूरे सारे वीडियो देखने के लिए आप एग्जाम मेड जी टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पर। उसके बाद हमारा लोगो सहित जो चैनल आएगा एग्जाम मेड जी, उसमें जाके आप पूरे डिटेल में वीडियो जो भी हैं उनको देख सकते हैं अच्छे से। और हम आने वाले समय में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के बिल्कुल आपके सिविल सर्विसेज के से रिलेटिव और एसएससी से रिलेटिव और बैंक वगैरह से रिलेटेड भी वीडियो हम डालना स्टार्ट करेंगे। आपके जून से लगभग स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से ये। क्योंकि एक तरह से मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, तो जो अच्छे टीचर हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। तो देखते रहिए
एग्जामिड जी। धन्यवाद।